ठीक है, देखिए हम संधि शुरू करने जा रहे हैं। संधि, अगर संधि का संधि छेद करें तो इसका होगा सम जमा धी, ठीक ना। हमेशा ध्यान रखिए जिसके पीछे धी आता है उसमें की प्रत्यय होता है, की प्रत्यय, और जिसमें की प्रत्यय होता है वो हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द, ठीक ना। तो संधि, जलधि, परिधि, निधि, ठीक ना, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग है। संधि शब्द भी पुल्लिंग है, की प्रत्यय इसमें, जिसमें धी आता है पीछे वो की प्रत्यय का होता है, ठीक है ना। चलो ये पता होगा, पर बुद्धि में नहीं है, बुद्धि में कतिन प्रत्यय है, जैसे गति, मति, संस्कृति, शक्ति, कतिन प्रत्यय, ऐसे बुद्धि में कतिन प्रत्यय, ठीक है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का हमेशा ध्यान रखिए, स्वर जमा स्वर का मेल होता है, स्वर जमा स्वर। व्यंजन संधि में हमेशा व्यंजन जमा वर्ण का मेल होता है, इधर स्वर भी हो सकता है और वो व्यंजन भी हो सकता है, ये स्वर या व्यंजन कोई एक मिलेगा, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि में विसर्ग जमा वर्ण का मेल होता है, वो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी होता है, ठीक ना। अब संधि की परिभाषा क्या कहेंगे, 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, ठीक ना, 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, 2 वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन होता है वो संधि कहते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि 2 वर्ण मिले तो नहीं जी, संधि में जरूरी नहीं है मिलना, वो पास आ जाते हैं और परिवर्तन देते हैं, ठीक ना। तो परिवर्तन देंगे तो क्या होगा, संधि होगी। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन वो कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा आप, वैसे तो मैं बताता रहूंगा सारी चीजें, कि जो स्वर संधि है तो इस साइड में स्वर का रहना बेहद जरूरी है, व्यंजन संधि में इस साइड व्यंजन का रहना बेहद जरूरी है, विसर्ग संधि में इस साइड विसर्ग। अगर आपको ये पहचानिए है तो कौन सी संधि है, तो जो आदि वर्ण है, जो पहला वर्ण है जो दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है, तो पहला वर्ण चेक कर लीजिए। अगर पहला वर्ण स्वर है, यानी कि कोई बिना हलंत के, जैसे राम है, राम, म में अ है, तो पक्का ये स्वर संधि बनाएगा। अगर ये हलंत है, ऐसे यहाँ पर हलंत है, तो इसका अंत में व्यंजन, इसके अंत में व्यंजन नहीं है, इसके अंत में स्वर है, तो स्वर संधि बना। अगर ऐसा व्यंजन है तो पक्का विसर्ग संधि बनाएगा। अगर कहीं पर विसर्ग है तो विसर्ग संधि बनाएगा पक्का, ठीक है ना। ऐसा तो हो सकता है कि कहीं पर र हो या स हो, ठीक ना, तो ये भी विसर्ग संधि के ही द्योतक है, क्योंकि विसर्ग इसमें और इसमें बड़े आराम से बदलता है, तो ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का विसर्ग संधि का नेचर है कि ये चीज उसमें मिलेंगी, ठीक है ना। एक बार यस नो बोल के बता दो, ये बात आपको समझ में आई? यस हाँ जी सर। सर, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, अच संधि। कोई पूछना चाहेगा अच संधि क्यों कहते हैं, तो आपको पता होगा अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं इसलिए, और इसको हल संधि भी कहते हैं, हल संधि, हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको विसर्ग क्यों कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका, सर्ग का अर्थ होता सृष्टि और वी का अर्थ होता विशिष्ट, विज्ञान, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, तो विशिष्ट सृष्टि जिसकी हुई है। जब सूत्र बने थे, शिव ने डमरू बजाया था, 14 सूत्र निकले थे, उनमें विसर्ग नहीं था, तो इसके बाद में एक विशेष सृष्टि की गई है, तो इसलिए इसका नाम विसर्ग पड़ा है, ठीक है ना। चलो अब बता सकते हो विसर्ग में और निसर्ग में क्या फर्क है, विसर्ग और निसर्ग? नो सर। अच्छा, निसर्ग का अर्थ होता है नेचुरल, स्वाभाविक, ठीक ना, इसलिए निसर्ग में इक प्रत्यय जोड़ोगे ना जब इक, तो नैसर्गिक बनेगा, नैसर्गिक, नैसर्गिक होता स्वाभाविक, ठीक ना। नैसर्गिकी मूर्धनि कुसुम से सिद्धा, के फूल के सिर पर बैठता ही है, उसके नैसर्गिक ही है, स्वभाव से ही सिद्ध है, तो निसर्ग होता स्वभाव, नेचर, ठीक है ना, प्रकृति, और विसर्ग होता है, आपको पता ही है विसर्ग जो करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं और अब हम पढ़ेंगे
सबसे पहले स्वर संधि, स्वर संधि या अच संधि, अच संधि इसका नाम कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार है, हिंदी में इसके 5 ही प्रकार माने गए हैं और संस्कृत में इसके काफी प्रकार आ जाते हैं, ठीक है ना, प्रकारों की कोई गिनती नहीं की गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यण संधि पढ़ेंगे, यण, यण। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे जितने प्रत्याहार है, यण है, अच है, हल है, इक है, इन सब के रूप सृत की तरह चलते हैं, सृत की तरह, क्योंकि सृत भी जाके अंत में हलंत है, ये भी अंत में हलंत है, तो इनके रूप इसके समान चलते हैं। जैसे सृत का षष्ठी में बनता है सरितः, सरितः, तो ऐसे यण का भी षष्ठी में बनेगा यणः, अच का बनेगा अचः, ठीक है, हल का बनेगा हलः और इक का बनेगा इकः, ठीक है। प्रथमा के एक रूप में सरित बनता, सरित, ठीक है ना, सरित बहती, नदी बहती है, तो इसका मतलब ये हलंत है, तो इसका मतलब ये प्रथमा का एक वचन है, ठीक है ना। जैसे सप्तमी में सरित का बनता है सरिति, सरिति, तो ये भी अची सप्तमी में, ठीक है ना, इकी सप्तमी में, अटी ये सप्तमी में बनता है, ठीक है ना। और पंचमी में भी सरित ही बनता, सरित है पंचमी का एक वचन, तो ऐसे ये पंचमी का भी है, षष्ठी का भी। अब जैसे आपको पता है, अगर कहीं पर सृत है तो इसका मतलब करता है, सृत वहती, अगर कहीं पर आ जाए सरित है तो या तो ये षष्ठी का एक वचन है या पंचमी का एक वचन है। अगर ये षष्ठी का एक वचन है तो रामस्य का अर्थ क्या होता है, राम का या राम की या राम के, ऐसे सृत है सृत का, सृत की या सृत के। अगर पंचमी आ जाए जैसे रामात, राम से परे, राम से दूर, तो सरित है का अर्थ सृत से परे, सृत से। अगर आ जाए सृति तो सृति सप्तमी होता, जैसे रामे सप्तमी, राम में, तो सप्तमी का अर्थ में पर होता है, सृति का मतलब सृत में, है ना। ये बात किसको समझ में नहीं आई एक बार मुझे बताएंगे, ठीक है ना, बोल के बता सकते हो आप, जिसको समझ में नहीं आई, ठीक है, सबको समझ में आ गई। अब देखो जो सूत्र होता है, सूत्र हमेशा ये परिभाषा उसकी कि अल्पाक्षरम सारवतम असंदिग्धम, के कम अक्षरों वाला होता है सूत्र। सूत्र में आपको पूरी लाइन कोई नहीं बताएगा, फिर उस सूत्र किस चीज का, सूत्र तो वही होता है जो जिसमें कम से कम शॉर्ट में बात करेगा, ये शॉर्ट में, ठीक ना। जैसे कहीं पर ये आ जाए, जैसे ये आ जाए इक है या इको यण अची, ये सूत्र आ गया, ठीक ना। तो अब इसकी स्टडी कैसे करते हैं, ये विसर्गों को ही ओ हो जाता है, जब परे सघोष हो तो विसर्गों को ओ हो जाता है, जब विसर्ग संधि कराएंगे बड़े विस्तार से कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये इक है, इक, ठीक है, और ये यण है, यण, इसमें अ मिल गया तो ये अची है। अब आपको पता है कि इक है ये षष्ठी का एक वचन है, यण ये प्रथमा का एक वचन है और अची ये सप्तमी का एक वचन है। अब अर्थ लगाना आसान हो गया। अब इक ये षष्ठी का, इसका मतलब हुआ इक के स्थान पर, ये अर्थ निकला। आपको जी स्थान पर कैसे अर्थ निकाल लिया, इक के होता है, तो कोई बात नहीं, सूत्र में बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जहां पर सूत्र में षष्ठी आ जाए ना, इसका मतलब उसके स्थान पर ये अर्थ निकलेगा, के स्थान पर। अब यण, यण सरित की तरह कर्ता कारक है, तो यण होता है, यण होता है, तो यण करता है, तो कर्ता हमेशा काम करता है, होने वाला यण है। अब अची सप्तमी है, सूत्र में ध्यान रखिए जब भी सप्तमी विभक्ति आ जाए तो उसका अर्थ है परे रहने पर। जिस भी सूत्र में, जिस प्रत्याहार में आप सप्तमी, अटी अट परे रहने पर, अची अच परे रहने पर, हली हल परे रहने पर, ठीक है ना। तो जब भी आप सूत्र में अची सप्तमी देखो, इसका मतलब परे रहने पर, अच परे रहने पर, ठीक है भाई। अब बताओ ये बात किस किस की समझ में आई, आ गई सर। सबको आ गई, हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। ठीक है।
अब देखो, अब इसका अर्थ कैसे निकालते हैं? कौमुदी आप सबके पास होगी, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो से देख के आराम से नोट कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। जब वीडियो बनाते हैं तो मैं आज आप सबको दूंगा ये वीडियो, ठीक है ना। बाकी दिनों में जरूरी नहीं कि मैं सबको दूं, ठीक है ना। तो इको यणचि, देखो अब ये क्या कहता है, अगर आप इसकी संस्कृत में वृत्ति पढ़ोगे तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ, इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। कहता है संहितायाम विषय, संहिता के विषय में, व्याकरण में संहिता संधि को कहते हैं। परः सन्निकर्ष है संगीता, वर्णा नाम अतिशयित है सन्निधि, संगीता संज्ञा से वर्णों का बहुत ज्यादा पास आ जाना संगीता संज्ञा कहलाता है। तो संगीतायाम विषय, संगीता के विषय में, यानी कि संधि के टॉपिक में, इकः स्थान है यण स्यात्, स्यात् ये विधिलिंग लकार है, अस धातु का, स्यात् स्यातांशु होना चाहिए। इकः स्थान है, इक के स्थान पर यण स्यात्, यण होना चाहिए कब? अचि, अच परे रहने पर। इकः स्थान यण स्यात् अचि, संगीतायाम विषय, ठीक है ना। अच परे रहने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो देखो हम षष्ठी से हमने ये लगा लिया, ये कहता इक के स्थान पर यण हो जाए। इक में क्या कहता है? ई उ री और लरी, ये होता है इक, इनको बोलते हैं। ई से लेकर के क तक, मेरे ख्याल से प्रत्याहार सबको आते होंगे, मुझे ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। इनके स्थान पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है, यानी कि य, व, र और ल, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर ये हो जाएगा अचि, अच परे रहने पर। तो जब भी हम ये कहना परे रहने पर, इसका मतलब है जो संधि होती है तो एक वर्ण यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, तो परे रहने पर इसका मतलब ये परे, इसको इसके ये परे मिलेगा। अब इसने कहता है अच ही परे रहने पर, इसका मतलब इस साइड अच मिलेगा, इस साइड अच होगा, अच परे रहने पर, ठीक ना, अच परे रहने पर, ठीक ना। तो सूत्र क्लियर होगा। ये कहता इक के स्थान पर यण हो जाए, यानी कि इन के स्थान पर ये हो जाए, अच परे रहे, इस साइड अच, इस साइड स्वर जरूर मिलेगा, इसने खुद ही कह दिया अच परे रहने पर अच परे मिलेगा, ठीक ना। अब जैसे क्या होगा, अब मान लिया कहीं पर ई है तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, कैसे? जैसे इति जमा आदि। तो जो संधि होती है इस साइड का अंतिम और इस साइड का पहला, इन्हीं के बीच होती है। तो ई त में से हमने ई निकाल लिया, ये ई निकाल लिया और इसका आ ले लिया, तो ये दी रह गया, ठीक है। तो जो संधि होगी इस साइड का अंतिम और इस साइड का पहला, बस इन दो के बीच हो, बस। तो ये कहता कि इक के स्थान पर यह हो जाए, इस ई के स्थान पर यह हो जाएगा अच परे रहने पर। तो आ एक अच है, परे है, तो हमने आराम से ई के स्थान पर यह कर दिया। अब इसको जोड़ो तो आ रहेगा, यह में आ मिल जाएगा, हलंत के अंदर स्वर आसानी से मिल जाता है, तो बन गया इत्यादि। ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, जैसे सु जमा में अल्प, तो ऊ को वह हो गया तो आराम से बन गया स्वल्प। री के स्थान पर र हो गया, जैसे पितृ जमा आज्ञा, अब ये पित रह गया, पित, री को हो गया र और ये आज्ञा। तो कभी भी र से पहले आध आता हो तो त्र हो जाता है, ये भी आधा ये भी आधा, इसलिए त्र। तो पी त्र और त्र में आ मिल गया तो ये हलंत खत्म होगा, तो पित्रा क्या बन गया? तो ये री के स्थान पर र होगा। लरी के स्थान पर जो है लरी जमा आकृति, है ना। तो ये लरी के स्थान पर ला होगा, ये होगा ला, हलंत हुआ, आपस में मिल गया तो लाकृति बन गया। तो ये क्या सीखा आपने? ये सीखा कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, किस सूत्र से? इको यणची। इको यणची कहता कभी भी इस साइड इक पड़ा हो, ई हो, ऊ हो, री हो, री, तो उसके स्थान पर ये यण हो जाएगा, यह वरल हो जाएगा। कब? परे अच चाहिए, देखो सबके परे अच मिलेगा आपको, आ है, आ है, ठीक ना, आ है, कुछ न कुछ स्वर जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो बताओ मुझे, ये यहाँ तक बात समझ में आई? यस आ और गई। हाँ जी सर। हाँ जी यस सर, बड़ी ऐसे आ गई समझ में? हाँ जी सर। बिल्कुल बढ़िया से आ हाँ गई। जी सर। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो इस सूत्र ने हमें क्या बताया? इस सूत्र ने बताया हमें कि इको यणची, इक, हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? बोल नहीं रहा बल्कि बोलने की कोशिश कर रहा है, कौन है? दामा शास्त्री जी बोल रहे थे जी। सुदामा जी,
सुदामा जी बोलने की चेष्टा कर रहे हैं और बोल नहीं पा रहे, आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। हो सकता है ये यही कहते हो कि सर समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो देखो भाई, अब एक के स्थान पर यण होगा, तो हमने सूत्र का पोस्टमार्टम करना सीख लिया। ऐसे कहता सूत्र, सूत्र आपको इशारा करेगा, इको यणची एक के स्थान पर यण हो जाए अच परे रहने पर आप तो विद्वान और विदुषी हो, ठीक है ना। तो आप ऐसे नहीं मानते, आप तो क्वेश्चन बहुत करते हो। किसी ने क्वेश्चन कर दिया जी, एक के स्थान पर यण हो जाए, पर ये कहां लिखा कि ई के स्थान पर यही हो, समझ रहे हो? अरे समझे नहीं समझे? चार Yes, बच्चे sir. सामने खड़े हैं और मैं ये कह दूं भाई ये 4 प्रकार के फल है और ये इन बच्चे को दे दो। अब ये कहां लिखा कि पहले बच्चे को सेब भी देनी है, दूसरे को अनार देना, तीसरे को केला देना, चौथे को चीकू देना, ये कहां लिखा है? ये फैसला कौन करे, है ना। अब ये फैसला कौन, आपने तो कह दिया इक के स्थान पर यण हो जाए, यानी इनके स्थान। अब ये कैसा पता चलेगा कि ई के स्थान पर यही करना, इक तो ये भी है और यण ये भी है, तो मैं तो ऊ के स्थान पर यह करूंगा। तो अगला सूत्र फिर आ गया, ये पहला सूत्र है, अगला सूत्र फिर आ गया, स्थाने अंतरतम। क्या आ गया सूत्र? स्थाने अंतरतम। तो इसमें प्रसंगे सति सदृशतम आदेश है स्यात्, कि यदि कोई प्रसंग आ जाए, कोई ऐसे बीच में प्रश्न उठा दे कि जी कैसे मान ले कि के स्थान पर यह होगा, तो सदृशतम आदेश स्यात्, जो जिसके समान उसके स्थान पर वही आएगा। अब आपको पता है कि ई और य का उच्चारण स्थान एक ही है, इचु यसानाम तालु, तो ई का य का उच्चारण स्थान एक ही है, तो ई के स्थान पर जब भी करोगे तो यही करोगे, जो जिसके समान है, ठीक ना, वो उसी के समान हो जाएगा, ठीक ना। अब वू का ओष्ठ, व का दंतोष्ठ है तो इसका भी ओष्ठ, ऋटुषाणाम मूर्धा, री का र का उच्चारण स्थान एक ही फैमिली मेंबर के, लरी और ल का उच्चारण स्थान एक ही है। तो ये फैसला किसने किया कि ई के स्थान पर यह होगा, ऊ के स्थान पर, री के स्थान पर लरी के स्थान, ये किया स्थाने अंतरतम है इसने। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Sir. ठीक है। Yes, अब sir. हम जैसे, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी, ये कौन बोलने की चेष्टा कर रहा है? यस सर। देखो ये दो रूप सिद्ध करने आपने शुद्ध उपास से, तो जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, मैं यहाँ से सिद्ध कर रहा हूँ, अभी रफ सिद्ध कर रहा हूँ, उतारने की कोशिश मत करना, शेयर कराऊंगा। जैसे हमने शुद्ध उपासक ले लिया, शुद्ध ही जमा उपास्य। अब इसकी सिद्धि कैसे करेंगे? आप इस सूत्र को अकेला यूज नहीं कर सकते, अगर इसको अकेला यूज करोगे तो कोई भी कह देगा जी ई के स्थान पर यह कैसे कर, इसलिए इस सूत्र को पहले बता दो, लिख दो स्थाने अंतरतम है। इस सूत्र के नियमानुसार इको एणची इस सूत्र से ई के स्थान पर यह हो गया, तो इसकी जो सिद्धि लिखेंगे वो लिखेंगे स्थाने अंतरतम, अंतरतम इस सूत्र की सहायता से, सूत्र को हमेशा इन्वर्टेड कोमों में रखिए, इको एणची इस सूत्र ने इक के स्थान पर यण अर्थात ई के स्थान पर यह कर दिया। बताओ इस समझ में आया है? हाँ जी सर। यस सर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर। चलो अब हमारा ये सिद्धि बन गई, हमारी कंडीशन बनी सु, अब ध रह गया आधा, इस ई के स्थान पर हो गया यह जमा उपास्य, हमने यहां तक सिद्ध कर लिया, ठीक है। अब अगला सूत्र एक तीसरा सूत्र,
ये कहता अनचि च, कौन सा सूत्र है? अनचि च, पता है, सुना कभी ये सूत्र? हाँ जी सर। सर अच्छा, कहाँ यस सुन सर, लिया? सुना जी। सर शास्त्री में सुना था। अच्छा, ठीक है। तो कोई बता सकता अनचि च क्या करता है? सर द्वित्व करता है। द्वित्व, वेरी गुड, ठीक है ना। एक बार मैंने एक बैच में पूछा था कि बता सकते हो अनचि च क्या करता है? कहता है सर दिमाग खराब करता है। मैंने कहा अरे ये क्या बात है? ये तो है ही सर। ठीक है ना। तो आप तो बहुत अच्छे हो, आपने सीधा बोला कि द्वित्व करता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। जैसे एक लड़की की नई नई शादी हुई, सासू बड़ी रंग चाव में कि शहर से आई है लड़की, इसको तो पता नहीं कितना हुनर, कितना नॉलेज और कितना सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो दूसरे दिन बोली, बेटी रसोई में आपको क्या आता है? कहता माँ जी मुझे तो चक्कर आता है। तो ऐसा तो नहीं आपका? नहीं सर, नहीं ऐसा सर। नहीं। चलो ठीक, फिर तो आप समझदार हो काफी, ठीक है ना। चलो ये लो भाई। अब अनचिच क्या कहता है? ये कहता ये यर को डबल करता है। क्या करता है ये यर को द्वित्व करता है, ठीक ना। अब यर क्या होता है? यर हायवरट, इससे लेकर और षष्ठ तक। यदि आप शॉर्ट में बात करो, ह को छोड़ के सारे व्यंजन यर में आ जाते हैं। ह हायवरट और सर हल, उधर से भी ह छूट गया, उधर से भी ह को छोड़ के सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो यर का मोटा मोटा यूं ही कह दिया करो, व्यंजन को डबल करता है। क्या करता है ये? व्यंजन को डबल करता है, द्वित्व करता है। इसकी जो आप संस्कृत में वृत्ति भी पढ़ोगे तब भी यही पढ़ोगे, अचह परस्य यरो दवे वास्तवनत्वचि, कि अच से परे यर को डबल हो जाता है पर अच परे रहते नहीं। पर हम तो सूत्र का पोस्टमार्टम करेंगे। ये बताओ अगर ये सूत्र होता अचिच है, ठीक ना, तब इसका अर्थ क्या होता? तब इसका अर्थ क्या होता? पर ये होता है जी। हाँ, एक आध से पूछ लूं मैं। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, चलो बताओ, सुजाता को आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। ठीक है, ये बताओ अगर ये अचीचा होता तो क्या होता? अचीचा का अर्थ क्या होता है? एक मिनट, सुजाता हाँ जी सर। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सर मुझसे पूछ रहे? अरे हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए अचीचा का अर्थ क्या होता है? सर अच्छी से सर पता नहीं। अच्छा, अची में कौन सी सर विभक्ति है? सर अच्छी में सप्तमी। अच्छा, जिस सूत्र में सप्तमी विभक्ति किसी में हो सर अच तो उसका परे अर्थ क्या होता है? सर अच परे होने पर। वेरी गुड, अच परे होने पर, ठीक है। पर इसने इसके आगे अन लगा दिया, जैसे अधिकार, अधिकार और अनधिकार जो अधिकार नहीं है, आदि, आदि और अनादि जो आदि नहीं है। अब अनचिच है, इसका अर्थ बताओ क्या होता है? अनचिच है, अब इसका अर्थ क्या होता है? अनचिच है